गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने सेक्शन 118 पढ़ा था बेटा, मिनट्स ऑफ अ मीटिंग। अब सेक्शन 119 पढ़ेंगे जो इसी से रिलेटेड है, इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग, प्लेस ऑफ कीपिंग मिनट्स बुक। तो बेटा मैंने कल सेक्शन 118 में भी पढ़ाया था, मिनट्स बुक रखी कहाँ पर जाएगी बेटा। The minutes book shall be kept at the registered office of the company। तो जनरल मीटिंग की जो मिनट्स बुक है वो कहां पर रखी जाएगी? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में। फिर इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक, टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कैन बी मेड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तो अगर कोई पर्सन मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो उसे इंस्पेक्ट करना पड़ेगा ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, subject to reasonable restrictions through articles or a resolution passed in general meeting, so that at least 2 hours in a business day are allowed for inspection। तो याद रखना, कोई भी पर्सन अगर मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करना चाहता है तो बिजनेस आवर्स में करेगा, उसे कम से कम हर बिजनेस डे पे कम से कम 2 घंटे दिए जाएंगे इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, कौन कर सकता है बेटा इंस्पेक्शन? एनी मेंबर ऑफ द कंपनी मे मेक इंस्पेक्शन विदाउट एनी चार्जेस। मतलब कंपनी का कोई भी मेंबर इंस्पेक्शन कर सकता है बिना किसी चार्ज के। तो बेटा याद रखना, इंस्पेक्शन मेंबर कर सकते हैं, इंस्पेक्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं है। copies of minute book, the copies of minute book of any general meeting shall be made available by the company to the member within 7 working days of the request made on payment of prescribed fees। तो बेटा उन्होंने पता है क्या कहा है, सुनो उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है मेंबर मिनट बुक की अगर कॉपी रखना चाहता है ना अपने पास, कोई मेंबर मिनट बुक की अगर अपने पास कॉपी रखना चाहता है तो रख सकता है। बस उस मेंबर को कंपनी को एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। ठीक है, रिक्वेस्ट डालने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर, रिक्वेस्ट डालने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कंपनी का यह फर्ज बनता है कि वो कंपनी मेंबर को मिनट्स बुक की कॉपी प्रोवाइड करे। तो मैंने क्या कहा, अगर कोई मेंबर मिनट बुक की कॉपी रखना चाहता है तो रख सकता है, बस उसे कंपनी को एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट डालने के 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर कंपनी की यह ड्यूटी बनती है कि वो मेंबर को मिनट बुक की कॉपी क्या करे, प्रोवाइड करे। और बेटा कॉपी रखने की फीस है बेटा, कॉपी रखने की फीस है बेटा, इंस्पेक्शन की फीस नहीं है। बट अगर आप कंपनी से मिनट बुक की कॉपी मांगते हो तो उसके चार्जेस हैं बेटा, उसकी फीस है नॉट एक्सीडिंग ₹10 पर पेज और पार्ट ऑफ पेज। तो एक पेज का 10 रुपए है बेटा, एक पेज का 10 रुपए। अच्छा, एक और केस है बेटा इसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट इन केस द मेंबर हैज मेड अ रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग सॉफ्ट कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल ईयर्स, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स। अब सुनो बेटा, अगर तो कोई मेंबर मिनट्स बुक की बेटा हार्ड कॉपी मांगता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो प्रिंट आउट मांगता है, तो बेटा उससे चार्जेस लिए जाएंगे ₹10 पर पेज। लेकिन अगर कोई मेंबर मिनट्स बुक की हार्ड कॉपी नहीं बेटा सॉफ्ट कॉपी मांगता है, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो ईमेल में मांग रहा है वो मिनट्स बुक, सॉफ्ट कॉपी मांग रहा है, तो नो फीस बेटा, कोई फीस नहीं है। अगर वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की मांगता है तो नो फीस फॉर प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो बात याद आई बेटा?
क्लियर हुई? अगर हार्ड कॉपी मांगता है तो एक पेज का 10 रुपए, सॉफ्ट कॉपी मांगता है तो कोई फीस नहीं है। पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, इफ इंस्पेक्शन इज रिफ्यूज्ड और कॉपी इज नॉट फर्निश्ड, तो अगर कंपनी इंस्पेक्शन अलाउ नहीं करती है या कॉपी देने से मना करती है तो कंपनी के ऊपर बेटा पेनल्टी लगेगी 25,000 की, और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 की फॉर ईच रिफ्यूजल। मतलब बेटा एक बात याद रखना, अगर आपने 10 लोगों को इंस्पेक्शन करने से मना करा ना, 10 लोगों को, तो हर डिफॉल्ट का 25,000 है, हर डिफॉल्ट का 5,000 है। टोटल नहीं है बेटा, जितने रिफ्यूजल करोगे आप, जितने डिफॉल्ट करोगे, हर का 25,000 और 5,000। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल, if inspection is refused or copy is not furnished, tribunal may direct the company to allow immediate inspection or direct company to forthwith send the copy। और बेटा ट्रिब्यूनल को ये पावर दी गई है कि अगर कंपनी इंस्पेक्शन करने से मना करती है, इंस्पेक्शन अलाउ करने से मना करती है या कॉपी प्रोवाइड नहीं करती है, तो ट्रिब्यूनल कंपनी के ऊपर एक ऑर्डर पास कर सकता है और कंपनी को डायरेक्ट कर सकता है कि इंस्पेक्शन अलाउ किया जाए, मिनट्स की कॉपी प्रोवाइड करी जाए। यह आपका सेक्शन 190। अब बेटा आता है सेक्शन 120, मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब ध्यान से देखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म परमिटेड फॉर मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। Any document, record, register, minutes, etc. required to be kept by a company may be kept in electronic form। मतलब बेटा एक बात याद रखना, सेक्शन 120 एक बात साफ साफ कहता है कि अगर कंपनी चाहे तो, अगर कंपनी चाहे तो कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रजिस्टर, कोई भी मिनट्स ई फॉर्म में अपने पास रख सकती है बेटा। तो कंपनी के डिस्क्रिशन के ऊपर है, अगर वो डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स, रिकॉर्ड्स, मिनट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना चाहती है तो रख सकती है। एनी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स अलाउड टू बी इंस्पेक्टेड बाय एनी पर्सन मे बी इंस्पेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। बेटा अगर कोई पर्सन डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को, रजिस्टर को, मिनट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है ई फॉर्म में, तो वो इंस्पेक्ट कर सकता है बेटा, वो इंस्पेक्ट कर सकता है। पॉइंट समझ आ रहा है सबको? फिर वो कह रहा है कॉपीज ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स टू बी गिवन टू एनी पर्सन बाय अ कंपनी मे बी गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बेटा मैं अगर सम अप कर दूं ना, तो सेक्शन 120 कहता है कि कंपनी कोई भी रिकॉर्ड, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मिनट्स मेंटेन कर सकती है ई फॉर्म में। अगर कोई पर्सन डॉक्यूमेंट, रजिस्टर, रिकॉर्ड्स, मिनट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है ई फॉर्म में तो कर सकता है। अगर कोई पर्सन ई फॉर्म में डॉक्यूमेंट चाहता है, रजिस्टर चाहता है, रिकॉर्ड्स चाहता है, मिनट्स चाहता है, तो वो कंपनी से ले सकता है। तो बेटा सेक्शन 120 एक बात साफ साफ कहता है कि ये कंपनी के डिस्क्रिशन के ऊपर है कि अगर कंपनी मेंटेन करना चाहती है रिकॉर्ड्स ई फॉर्म में कर सकती है, अगर कंपनी इंस्पेक्शन अलाउ करवाना चाहती है ई फॉर्म में करवा सकती है, अगर कंपनी कॉपीज प्रोवाइड करवाना चाहती है ई फॉर्म में तो कर सकती है। जरूरी नहीं है कि हार्ड कॉपी में ही आपको रजिस्टर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी में ही आपको इंस्पेक्शन अलाउ करना पड़ेगा और हार्ड कॉपी में ही आपको कॉपीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी बेटा। फिर द फॉर्म एंड मैनर ऑफ कीपिंग इंस्पेक्शन एंड गिविंग कॉपी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो बेटा सेक्शन 120 कहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का फॉर्म क्या होगा, मैनर क्या होगा, मतलब फॉर्म एंड मैनर ऑफ मेंटेनेंस, ई फॉर्म में मेंटेन करने का तरीका क्या होगा, इंस्पेक्शन अलाउ करने का तरीका क्या होगा ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और कॉपीज देने का तरीका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में।
इट शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन बताएगा बेटा आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने का तरीका, इंस्पेक्शन अलाउ करने का तरीका, कॉपीज देने का तरीका क्या होगा वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। और उसके लिए बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको कुछ रूल्स बताए हैं। प्रोविजन कंटेन्ड इन रूल्स, बेटा 3 रूल आपके कोर्स में पढ़ने हैं हमें। रूल 27, रूल 28 और रूल 29, 3 पढ़ने हैं हमें। ठीक है, आपके स्टडी मटेरियल में 3 ही रूल्स थे तो वही पढ़ा रहा हूं आपको। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कंपनीज मे मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो बताओ बेटा कौन सी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकती है? किसके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का? बेटा हर लिस्टेड कंपनी के पास है बेटा, या फिर a company having not less than 1000 shareholders, debenture holders and other security holders। तो हर लिस्टेड कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि वो अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन ई फॉर्म में कर सकती है, या फिर वो कंपनी जिसमें 1000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं या सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकती है। बेटा उनके लिए हार्ड कॉपी में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि मेंबर्स बहुत ज्यादा हैं। पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ रिकॉर्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, फॉलोइंग पर्सन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स। मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, एनी अदर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज द बोर्ड में बी डिसाइड। बेटा एक बार बताओ, जब आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन बेटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हो ना, तो बेटा उसकी सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी एक मेजर इशू है बेटा। क्योंकि याद रखना जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हो ना, तो चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जब आप रिकॉर्ड्स हार्ड कॉपी में रखते हो। तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैनेजिंग डायरेक्टर की होगी, कंपनी सेक्रेटरी की होगी, एनी अदर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी एज द बोर्ड में डिसाइड। एनी अदर डायरेक्टर और ऑफिसर जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या दे रखी है? अथॉरिटी दे रखी है। और रूल 29 बेटा कहता है इंस्पेक्शन एंड कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स maintained in electronic form. The records maintained in electronic form shall be made available for inspection by the company in electronic form. Copies of records maintained in electronic form shall be provided by the company in electronic form on payment of not exceeding ₹10 per page. तो उन्होंने कहा है बेटा कंपनी चाहे तो इंस्पेक्शन अलाउ कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, कंपनी चाहे तो कॉपीज प्रोवाइड कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन अगर कॉपीज प्रोवाइड करती है तो उसकी फीस लगेगी बेटा। कितनी होगी फीस? ₹10 पर पेज। एक पेज का 10 रुपए बेटा फीस चार्ज होगी। तो सिंपल सा सेक्शन है 120। बेटा दोनों सेक्शन 119, 120 क्लियर हुए। एक सेक्शन बेटा मैं इस लेक्चर में आपसे और डिस्कस कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट सेक्शन है एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर बेटा। सेक्शन 96 पढ़ना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 96। सेक्शन 96 अप्लाइज टू ऑल कंपनीज एक्सेप्ट ओपीसी। तो याद रखना बेटा सेक्शन 96 के प्रोविजंस सारी कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट 1% कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। Thus it is mandatory for all companies except OPCs to hold AGM in accordance with the provisions contained in section 96। तो याद रखना सारी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है AGM को होल्ड करना in accordance with the provisions of section 96 except OPC के ऊपर section 96 के provisions अप्लाई नहीं करेंगे। Legal requirements with respect to notice of AGM। The notice of AGM shall comply with the requirements of section 101। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि नोटिस AGM का नोटिस कैसे सर्व होगा, कंटेंट्स क्या होंगे, कितने दिन पहले सर्व करना पड़ेगा, वो सब
सेम है जैसे सेक्शन 101 में था। बेटा सेक्शन 101 किसका था? नोटिस के ऊपर ही तो था। तो सेक्शन 101 आपको बता रहा है कि नोटिस कैसे सर्व होगा, कंटेंट्स क्या क्या होंगे, कितने दिन पहले सर्व होगा, वो सब सेक्शन 101 के तहत है। द नोटिस शैल स्पेसिफाइड दैट मीटिंग इज एजीएम। बेटा नोटिस में ना ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप मेंबर्स को कौन सी मीटिंग में बुला रहे हो। एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग में बुला रहे हो, एनुअल जनरल मीटिंग में बुला रहे हो, क्लास मीटिंग में बुला रहे हो, तो नोटिस के ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये मीटिंग एनुअल जनरल मीटिंग है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात आपसे डिस्कस करूंगा। लास्ट डेट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम। बेटा मैं आपको जरा समझाता हूं, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। सेक्शन 96। बेटा एक एग्जांपल लो, सपोज एक कंपनी है जो न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई है और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जुलाई 2019। इस दिन बेटा वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, तो मैं यहां पर एक टाइमलाइन बनाता हूं। ठीक है, ये है बेटा 1 अप्रैल 2019, ये है 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2021। ठीक है बेटा, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है समवेयर यहां पर 1 जुलाई 2019 है उस कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इस दिन कंपनी बेटा इनकॉर्पोरेट हुई है, ये उस कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। समझ आया पॉइंट? सुनो बेटा, पहली बात सेक्शन 96 क्या कहता है कि ना जिस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, तो मैं अगर आपसे पूछूं कौन से फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, तो आप कहोगे 1920 में कंपनी क्या हुई है इनकॉर्पोरेट, 1920 में हुई है। तो सेक्शन 96 कहता है जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में एजीएम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस ईयर में आपको एजीएम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो 1920 फाइनेंशियल ईयर में आपको बेटा एजीएम कंडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो नो एजीएम इज रिक्वायर्ड टू बी कंडक्टेड इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनफैक्ट बेटा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कंपनी 1920 में इनकॉर्पोरेट हुई है ना, तो उसे एजीएम कंडक्ट करनी पड़ती है विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब होगा बेटा? 31 मार्च 2020 को क्लोज होगा। तो यहां से 9 months के अंदर अंदर बेटा, 9 months कब तक हुए? 31 दिसंबर 20। तो आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 9 months के अंदर अंदर आपको एजीएम कंडक्ट करनी पड़ेगी विद इन 9 months। ठीक है, ये है लास्ट डेट ऑफ, बेटा एक बात सुनो, ये है लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। बेटा फर्स्ट एजीएम का क्या मतलब है? फर्स्ट एजीएम का मतलब होता है कंपनी की पहली एजीएम, वो एजीएम जो कंपनी पहली मर्तबा होल्ड करने वाली है। तो बेटा ये कंपनी की फर्स्ट एजीएम है और फर्स्ट एजीएम आपको होल्ड करनी पड़ती है विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020
20 को खत्म हो रहा है बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं, लास्ट डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम आपको होल्ड करनी पड़ती है विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 20 को क्लोज होगा प्लस 9 मंथ्स, इसका मतलब आपको फर्स्ट एजीएम 31 दिसंबर 2020 तक होल्ड करनी पड़ेगी, मैंडेटरी है बेटा। ये आपकी है लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग फर्स्ट एजीएम। कॉपी करो बेटा, ये तो फर्स्ट एजीएम की बात हुई, ठीक है। ये बात हमने किसकी करी है, फर्स्ट एजीएम की। बेटा फर्स्ट एजीएम की बात करिए ये। अब बात करते हैं सेकंड या फिर सब्सीक्वेंट एजीएम्स की, मतलब आने वाली जो एजीएम्स है, सब्सीक्वेंट एजीएम्स की। सब्सीक्वेंट मतलब बेटा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक की सब्सीक्वेंट एजीएम्स की। सब्सीक्वेंट एजीएम्स की सुनना ध्यान से। ये देखो बेटा, पहले ये रीडिंग मार ले फर्स्ट एजीएम की। फर्स्ट एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 9 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 31 मार्च 2020 को पहला फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, उससे 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको फर्स्ट एजीएम होल्ड करनी पड़ेगी। देयर इज नो नीड टू होल्ड एजीएम इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जिस साल में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस साल में कोई एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है, आपको एजीएम साल खत्म होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर होल्ड करनी पड़ेगी। नो एक्सटेंशन, द रजिस्ट्रार हैज नो डिस्क्रिशन टू ग्रांट एनी एक्सटेंशन फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम। याद रखना बेटा, फर्स्ट एजीएम होल्ड करने के लिए आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा बेटा, एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा, मतलब हर हाल में 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको होल्ड करनी ही पड़ेगी और फर्स्ट एजीएम। अब बात आती है सब्सीक्वेंट एजीएम्स की। बेटा ध्यान से सुनना, मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले। एजीएम इज टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ्स ऑफ क्लोजर ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। मैं आपको समझाता हूं बेटा, टाइमलाइन बनाना मेरे साथ एक। बेटा ये है 1 अप्रैल 19, 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 21, ठीक है, और ये है 31 मार्च 22। तो मैंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 की बात कर रहा हूं, 20-21 की बात कर रहा हूं और 21-22 की। सुनना अब ध्यान से बेटा, ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ऊपर वाले एग्जाम्पल को। चलो मुझे बताना बेटा, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1 जुलाई 19 को बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, है ना। उन्होंने कहा था इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस ईयर में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 1920 में इनकॉर्पोरेट हुई है, उस साल में कोई एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो 19-20 में तो कोई एजीएम नहीं होगी। अब बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट एजीएम कब होगी? 31 मार्च 2020 से 9 महीनों के अंदर अंदर, मतलब 31 दिसंबर 2020 तक आपको फर्स्ट एजीएम होल्ड करनी है। और बेटा इस कंपनी ने पता है फर्स्ट एजीएम कब होल्ड करी? 31 अगस्त 2020 को। बेटा लास्ट डेट है ना 31 दिसंबर, तो ये है डेट ऑफ फर्स्ट एजीएम। इस दिन कंपनी ने अपनी पहली एजीएम होल्ड करी। बेटा 31 दिसंबर 2020 तक करनी थी,
हमने 31 अगस्त 2020 तक की कर ली, हो गया। अब सुनना, ये तो हो गई बात फर्स्ट एजीएम की। अब सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, 2021 के लिए जो एजीएम होगी बेटा, ये एजीएम तो कौन से ईयर की है? ये एजीएम तो है इन रिस्पेक्ट ऑफ 1920। बेटा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, आप लोग पूरा लिख लेना, इन रिस्पेक्ट ऑफ 1920। ये तो 1920 की एजीएम है ना, जो 2021 में हुई है। 2021 की एजीएम बेटा कब होगी? 21-22 में। और उन्होंने कहा सब्सीक्वेंट एजीएम जो है ना, सेकेंड एजीएम जो है, वो हो जानी चाहिए विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर बेटा कब क्लोज हुआ? बेटा फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ है? 2 मिनट, मुझे एक बात बताओ बेटा, ये वाला फाइनेंशियल ईयर कब क्लोज हुआ है? 31 मार्च 21 को। इससे 6 महीने के अंदर अंदर आपको सेकेंड एजीएम होल्ड करनी ही करनी है। मतलब 31 मार्च 21 में अगर मैं 6 महीने ऐड करूं तो वो आता है 30 सितंबर 21 तक। ये है 6 मंथ्स फ्रॉम क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको सब्सिक्वेंट एजीएम होल्ड करनी है बेटा। मुझे बताओ ये बात आई? अच्छा अभी सुनना, एक और डेट है बेटा इसमें। अब उन्होंने कहा है नॉट मोर देन 15 months शैल इलैप्स बिटवीन द डेट ऑफ वन एजीएम एंड द नेक्स्ट। और बेटा उन्होंने कहा है 2 एजीएम्स के बीच में 15 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो बेटा एक बात बताओ, फर्स्ट एजीएम कब हुई थी? 31 अगस्त को। सेकेंड एजीएम में 15 महीनों का गैप होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो 31 अगस्त में अगर मैं 15 महीने ऐड करूं तो ये आ जाएगा बेटा 30 नवंबर 21, है ना। 31 अगस्त में बेटा ऐड करेंगे, 12 महीने तो हो गए 31 अगस्त 21 तक, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो 30 नवंबर 21 तक, 30 नवंबर 21 तक। ये है 15 months फ्रॉम लास्ट एजीएम। 2 एजीएम में बेटा 15 महीनों से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। कम है तो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक और डेट आ गई बेटा, ठीक है। अभी एक डेट और है बेटे, उन्होंने कहा है एजीएम इज टू बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। बेटा वर्ड पढ़ना, उसने कहा है एजीएम होल्ड करनी है हर कैलेंडर ईयर में। बेटा कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर को खत्म होता है। उसने फाइनेंशियल ईयर नहीं कहा है, उसने कैलेंडर ईयर कहा है। मतलब हर कैलेंडर ईयर में आपको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी है। एक बात बताओ बेटा, ये वाला कौन सा कैलेंडर ईयर चल रहा है बेटा? 21, है ना। इसका मतलब बेटा 31 दिसंबर 21 तक, 31 दिसंबर 21 तक आपको बेटा होल्ड करनी ही पड़ेगी एजीएम। ये है आपकी एवरी कैलेंडर ईयर। एवरी कैलेंडर ईयर। तो अब एक कंफ्यूजन हो गया कि सर ये तो 3 डेट्स आ गई सब्सीक्वेंट एजीएम की। पहली कंडीशन कहती है कि एजीएम 30 सितंबर तक होनी चाहिए, दूसरी डेट कहती है 30 नवंबर तक होनी चाहिए, तीसरी डेट कहती है 31 दिसंबर तक होनी चाहिए। तो सर कौन सी वाली लेनी है? Thus the last date of holding AGM shall be the
अर्लीएस्ट ऑफ द अबव डेट्स, बेटा जो भी पहले है, यानी बेटा ये होगी, ये जो भी पहले है, लास्ट डेट ऑफ होल्डिंग सब्सीक्वेंट एजीएम, ये लास्ट डेट होगी बेटा। इस डेट तक 30 सितंबर तक आपको एजीएम होल्ड करनी पड़ेगी। लो बेटा, ये आपके सब्सीक्वेंट एजीएम की बात आती है। मेरे ख्याल से समझ आया। और वो कह रहा है द रजिस्ट्रार मे फॉर एनी स्पेशल रीजन एक्सटेंड टाइम फॉर होल्डिंग एजीएम बाय अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स। बेटा सब्सीक्वेंट एजीएम का जो टाइम है ना, उसको बेटा 3 महीने से बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 3 मंथ से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रार के सामने कोई स्पेशल रीजन होल्ड करते हो कि क्यों आप 30 सितंबर तक एजीएम को होल्ड नहीं कर पाए, अगर आप कोई कारण जेन्युइन रीजन बताते हो, तो रजिस्ट्रार आपको एक्सटेंशन दे देगा मैक्सिमम 3 मंथ्स का। ठीक है, बस बेटा बाकी तो खैर खास कुछ नहीं है। अब टाइम, प्लेस एंड डे ऑफ एजीएम। बेटा टाइम, एजीएम शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, 9 से 6 बजे के बीच में ही एजीएम को बुलाया जाएगा। डे, एजीएम शैल बी कॉल्ड फॉर अ डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। तो बेटा एजीएम ऐसे डेट को ऐसे दिन बुलाना जिस दिन नेशनल हॉलीडे ना हो। एजीएम शैल बी हेल्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सम अदर प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। तो उन्होंने कहा एजीएम बेटा वैसे तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे होनी चाहिए, लेकिन आप उसी सिटी में, उसी टाउन में, उसी विलेज में जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, सम अदर प्लेस पे भी एजीएम बुला सकते हो। यानी बेटा कहने का मतलब है करण गुप्ता क्लासेस का रजिस्टर्ड ऑफिस सहारनपुर चौक देहरादून में है बेटा। तो वैसे तो एजीएम होनी चाहिए सहारनपुर चौक देहरादून में रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे, बट देहरादून में ही अगर मैं राजपुर रोड पे बेटा एजीएम बुलाना चाहूं, बुला सकता हूं। देहरादून में ही बेटा धर्मपुर में अगर बुलाना चाहूं, डालनवाला में, जीएमएस रोड में, वसंत विहार में बेटा बुलाना चाहूं, देहरादून में, तो बेटा बुला सकता हूं। हाउएवर एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी may be held at any place in India if consent is given in advance either in writing or by electronic mode by all members। तो उन्होंने कहा है बेटा अनलिस्टेड कंपनी की एजीएम इंडिया में किसी भी जगह पे करी जा सकती है, प्रोवाइडेड सारे मेंबर्स अपना कंसेंट दें एडवांस में, या तो लिखित में या इलेक्ट्रॉनिकली। यानी बेटा यूनानिमस कंसेंट चाहिए 100%, ऑल वर्ड लिखा हुआ है, यूनानिमस कंसेंट चाहिए सारे मेंबर्स का, तब आप इंडिया में किसी भी जगह पे एजीएम कर सकते हो। किसकी? अनलिस्टेड कंपनी की। तो बेटा ये आपका सेक्शन 96 था, सिंपल है। मेन जो बात थी वो थी टाइम लिमिट फॉर होल्डिंग फर्स्ट एजीएम एंड सब्सिक्वेंट एजीएम। ठीक है, चल बाकी बाद में करते हैं। टिल देन थैंक यू।